डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के विषय में चर्चा की थी। उसमें हम लोगों ने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केवल एक प्योर रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे होता है, इस पर ही डिस्कस किया हुआ था। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टेंस। तो इसमें जो कैपेसिटर की चार्जिंग होगी वो एक रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, साथ में उसके सीरीज में एक इंडक्टर भी कनेक्टेड होगा। तो यह एक सर्किट है कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए, जिसमें सीरीज में एक प्योर रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर भी लगा हुआ है। बैटरी जो यहाँ कनेक्ट की गई है उसका ईएमएफ की वैल्यू ई से रिप्रेजेंट की गई है। तो जिस समय की क्लोज हो जाएगी और सर इसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर इस कैपेसिटर के ऊपर का जो चार्ज है वो Q है और जो करंट फ्लो कर रहा है उस समय T टाइम पे वो I अगर I से रिप्रेजेंट किया गया हो, तो उस समय इस कैपेसिटर के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो VC Q/C के बराबर होगा। वैसे ही इस रजिस्टर R के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VR वो I इंटू R के बराबर होगा। यहाँ पे I को हम लोग dQ/dt के रूप में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है इस कैपेसिटर के ऊपर। इसी तरह से इस इंडक्टर के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसके एक्रॉस जो इस इंडक्टर के ऊपर जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगी। इसलिए VL यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस दिस इंडक्टर जो होगा वो L इंटू DI/dt के बराबर होगा। तो इस तरीके से तीनों जो सर्किट एलिमेंट यहाँ यूज किए गए हैं उनके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हम लोग देख चुके हैं। अब इस सर्किट के लिए हम लोग इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो यूजिंग ओम्स लॉ इक्वेशन फॉर द सर्किट कैन बी रिटन एज L इंटू DI/dt पोटेंशियल एक्रॉस द इंडक्टर प्लस पोटेंशियल एक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द कैपेसिटर। तीनों को ऐड करते हैं तो ये अप्लाइड सोर्स ऑफ ईएमएफ के बराबर हो जाना चाहिए, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। इसको रीअरेंज करते हैं, L से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तो इस रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने किया क्या है कि I को dQ/dt के रूप में लिखा हुआ है और जो तब DI/dt जो होगा वो d2Q/dt स्क्वायर के रूप में से बदल जाएगा। ये दो काम एक साथ, L से डिवाइड भी किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने I के लिए dQ/dt इसमें सब्स्टिट्यूट भी किया हुआ है। अब अगर हम इस R/L को जहाँ यहाँ देख रहे हैं R/L को 2K से रिप्रेजेंट करें और यहाँ 1/LC को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें, तो यही इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में d2Q/dt स्क्वायर प्लस 2K इंटू dQ/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू Q माइनस E/ओमेगा स्क्वायर L। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे इस वाले टर्म को दूसरे इस साइड में वापस ले आते हैं। 1/LC को ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करके ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने पे ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म बन जाएगा इक्वेटेड टू 0। तो ये बहुत आराम से, मैथमेटिक्स कोई बहुत कठिन नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं। अब अगर हम इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी Q माइनस E/ओमेगा स्क्वायर L को, जहाँ ये देख सकते हैं कि E/ओमेगा स्क्वायर L उस सर्किट के लिए कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर जो कि 1/LC के बराबर है और L ये सब कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग Q माइनस E/ओमेगा स्क्वायर L को x के से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करेंगे तो बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जगह पे x लिखा जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं dQ
जो डेरिवेटिव होगा जो x के डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में जो x है, तो इस रूप में कन्वर्ट होगा। ध्यान से देखने पे हम लोग ये पाते हैं कि दिस इक्वेशन 5 इज द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल इज अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये इक्वेशन 5 जो है वो एक डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन बनता है। मैकेनिक्स में इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने की विधि बताई गई है। हम लोग थोड़ा सा शार्ट में इसको कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि इस इक्वेशन 5 का जो सॉल्यूशन है वो सजेस्ट किया गया कि x इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर अल्फा टी, ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग इस x के इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 5 में रखते हैं। रखने के लिए हमको इसका डबल डेरिवेटिव, x का डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और x की वैल्यू। तो इस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के और x की वैल्यू के साथ इसको जब रखते हैं तो ये अंत में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन 5 है उसमें उसका कन्वर्जन इस फॉर्म में हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल तीनों ही टर्म में चूंकि कॉमन आता है इसलिए वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग घर पे ट्राई कर, जब बुक खोल करके देखेंगे और जब नोट्स बनाएंगे साथ में वीडियो को देखते हुए, हम आप लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि किताब भी खोल करके रखिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए। वीडियो को बीच में पॉज करके अपने नोट्स को कंटिन्यू करते जाइए, बनाते जाएंगे तो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप जब करेंगे तो ये देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है इस सब्स्टिट्यूशन पे अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग इस इक्वेशन 5 का ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। जब हम लोग इसको अल्फा के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करके और अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे तो अल्फा चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनता है, ये अल्फा में दो पावर है इसलिए अल्फा की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, और श्रीधर फार्मूला यूज करने पे अल्फा इज इक्वल टू -k प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी 2 वैल्यूज आती हैं। तो मान लीजिए प्लस के साथ जो वैल्यू आती है उसको हम लोग अल्फा 1 लिख सकते हैं, और माइनस के साथ जो वैल्यू आती है उसको हम लोग अल्फा 2 लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो x1 इज इक्वल टू a1 ई टू द पावर अल्फा 1t, और उसी तरीके से x2 इज इक्वल टू a2 ई टू द पावर अल्फा 2t। ये 2 सिंपल सॉल्यूशन बनेंगे, लेकिन इनका हम लोग जनरल सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें इस इक्वेशन का तो इस x1 और x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हमको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस रूप में लिखा जा सकता है। तो जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 होगा वो इस रूप में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a1 ई टू द पावर अल्फा 1t प्लस a2 ई टू द पावर अल्फा 2t। और साथ ही साथ इक्वेशन 5 को अगर हम लोग अब देखें तो q माइनस e अपान 1/LC, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर के लिए 1/LC हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ L और L कैंसिल हो जाएगा, C को ट्रांसपोज करके ऊपर, तो q माइनस EC इज इक्वल टू x, ये इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि ये EC क्या है, EC है क्या आखिर। अगर मान लीजिए कि केवल सर्किट में केवल ये कैपेसिटर लगा होता और ये EMF सोर्स ऑफ EMF लगा होता, तो उस समय इस कैपेसिटर के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज कलेक्ट होता उस चार्ज की वैल्यू क्या होती, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू Q0 विल बी इक्वल टू E इंटू C, ये इस पर मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू होती। तो इस तरीके से यहाँ पे EC को हम लोग Q0 एक के रूप में लिख सकते हैं। यह ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ भी सर्किट में जो मैक्सिमम चार्ज होगा जो उस कैपेसिटर के ऊपर आएगा वो Q0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ जो इक्वेशन 4 था वो कन्वर्ट होकर Q माइनस Q0 इज इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू Q माइनस Q0 से लिखी जा रही है। तो हम लोग x के लिए
यहाँ पे लिख सकते हैं, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो चार्ज के लिए एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इक्वेशन नंबर आप अगर इसको देखें, इस इक्वेशन को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q0 प्लस A1 e टू द पावर अल्फा 1 की वैल्यू रख दिया माइनस के प्लस के स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस A2 e टू द पावर अल्फा 2 की वैल्यू रख दिया माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमको करना ये है कि इस A1 और A2 के लिए की वैल्यू क्या होगी ये डिटरमिन करना है। तो A1 और A2 की जो वैल्यू है वो इनिशियल कंडीशन से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A1 एंड A2 आर ऑब्टेन्ड बाय इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन है क्या? तो एट t इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन, जब t की वैल्यू 0 थी, मतलब कि जैसे ही हम लोग की को जस्ट अभी क्लोज कर रहे थे ताकि सर्किट में चार्जिंग शुरू हो जाए और करंट फ्लो करना शुरू करे, तो जैसे ही की हम लोग क्लोज कर रहे होंगे t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो वहाँ पे चार्ज स्टार्ट में चार्ज तो 0 रहेगा और साथ ही साथ कोई करंट भी नहीं फ्लो कर रहा होता है उस समय। जैसे ही t इक्वल टू 0 से आगे बढ़ते हैं तो चार्ज कुछ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और तो करंट भी फ्लो करता है। तो एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 एंड आल्सो i इज इक्वल टू 0, दैट इज dq बाई dt इज इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन हैं, एक ये और एक ये, जिसको यूज करके हम लोग A1 A2 निकालते हैं। ओके, तो हम लोग q इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 पे, ये इसको इक्वेशन 7 हमने कहा है, इस इक्वेशन 7 में अगर हम लोग रखते हैं t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 हो जाएगा, पावर 0 1, यानी कि केवल A1 बचा। वैसे ही यहाँ पे e टू पावर 0 A2 केवल बचा, तो मिलेगा क्या? A1 प्लस A2 इज इक्वल टू Q0। A1 इक्वल टू A0 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये 0 होगा ना, 0। A1 इस पर हम लोग अगर रखते हैं, हाँ ठीक है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू माइनस Q0 होगा क्या? माइनस Q0, क्योंकि यहाँ पे ये A1 और ये एक्सपोनेंशियल हो गया 0 1 हो गया, तो A1 प्लस A2 और यहाँ पे Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू माइनस Q होगी। आप लोग इसको बुक में देखिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ हम लोग dq बाई dt इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा t विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम लोगों ने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके और जब t की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशन इस रूप में A1 इंटू माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस A2 टू माइनस के स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ एक्सपोनेंट वाला टर्म फिर से 0 हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये जो t का कोफिशिएंट है ये A1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इजी है, आप लोग कर समझ सकते हैं इस चीज़ को, मैथमेटिक्स इसकी। तो ये फिर से 0 हुआ। यहाँ पे किए क्या कि यहाँ एक x की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं, इसमें x की वैल्यू q माइनस Q0, ये तो सही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखें कि A1 और A2 यहाँ से कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, तो माइनस के कॉमन लेने पे A1 प्लस A2 हो जाएगा और यहाँ पे A1 प्लस A2 की जगह पे जो माइनस Q0 आया है उसको रख देंगे,
तो यहाँ KQ0 और यहाँ से स्क्वायर रूट कॉमन वाला जो टर्म है उसको कॉमन है A1 माइनस A2 आ जाएगा। इजी है, आप लोग करके देख सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा A1 माइनस A2 के लिए, A1 माइनस A2 के लिए वो यहाँ से सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस K/Q0 सॉरी माइनस K इंटू Q0 अपान अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब A1 माइनस A2 और A1 प्लस A2 के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं इनको सॉल्व करके हम लोग अगर निकालें तो A1 और A2 के जो एक्सप्रेशंस हैं वो इस रूप में आ जाएंगे। A1 इज इक्वल टू माइनस Q0/2 1 प्लस K अपान अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही A2 के लिए एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो ये इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जब A1 और A2 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 7 में फिर से रख देंगे तो जो किसी भी टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर जो यहाँ एक्सप्रेशन में लिखा गया है उस किसी भी इंस्टेंट पे इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है वो हम लोग इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें जो ये वाला टर्म है जो डिस्क्रिमिनेंट है K स्क्वायर अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें K स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जो रिलेटिव वैल्यूज हैं कि कौन बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा, उसके हिसाब से इसमें अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। हम लोग अगली वीडियो में उन तीनों दशाओं का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि चार्जिंग जो है वो K स्क्वायर की वैल्यू अगर ओमेगा स्क्वायर से अधिक हो रही है तब कैसी होती है, चार्जिंग का कंडीशन क्या होगा, किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज होगा यदि K स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बराबर होते हैं, क्या होगा यदि K स्क्वायर छोटा हो जाए ओमेगा स्क्वायर से। तो इन तीन तरीके की जो दशाएं हैं इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स तैयार करिए, साथ में किताब भी खोल करके जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।